ये कहानी है राम की, जो अपनी झोपड़ी के बाहर इधर उधर टहल रहा होता है। उसके माथे पर शिकन साफ नजर आ रही थी। उसके चेहरे का पसीना देख साफ पता चल रहा था कि वो किसी टेंशन में है। तेज बारिश हो रही थी। हे भगवान, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ना जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। एक औरत जो बेड पर पड़ी चिल्ला रही थी और उसी के पास एक आया थी, जो उसे खुद को संभालने की सहानुभूति दे रही थी। बेटा हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। आया, अगर आज मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पति से कहना कि मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ और वो मेरे बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश करे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, तो घबरा मत। जो होगा सब अच्छा ही होगा। आया अपनी नम आंखों से उस औरत और उसके बच्चे की तरफ देखती है और वो औरत तो बेहोश हो जाती है, लेकिन उसका बच्चा नहीं बचता। आया अपनी गोद में बच्चा लिए राम के घर का दरवाजा खोलती है और बाहर आती है। आया, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा दोनों ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो दरअसल राम तुम्हारी बेटी हुई है और तुम्हारी पत्नी भी ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। राम, लेकिन क्या हुआ? और आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या हुआ? अभी तो आपने कहा कि मेरी बेटी और मेरी बीवी दोनों ही ठीक हैं, फिर आपकी आंखों में इस तरह आंसू? ये सच है राम कि तुम्हारी बेटी हुई है और तुम्हारी पत्नी भी सही सलामत है, लेकिन तुम्हारी ये बच्ची इस दुनिया में नहीं रही, वो मरी हुई पैदा हुई है। ये रही तुम्हारी बेटी राम। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रुक जाओ आया, अब जब मेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई है तो मैं इस मरी हुई बेटी की शक्ल अपनी सुनीता को दिखाकर उसकी तबीयत और नहीं खराब करना चाहता। इसीलिए एक काम करो, तुम मेरी मरी हुई बेटी को ले जाओ और इसे कहीं दफना देना। मैं यहाँ सुनीता को संभाल लूंगा। आया राम की बातों का जवाब सर हिलाकर हाँ में देती है और वो उस बच्ची को लिए चली जाती है। पर वहीं राम का कलेजा फट रहा था, क्योंकि शादी को 8 साल गुजर गए थे और इस दौरान उसकी एक भी संतान नहीं हुई थी। और जब 8 साल बाद उसकी बेटी पैदा हुई तो वो भी मरी हुई पैदा हुई। राम अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी झोपड़ी में चला जाता है और अपनी बीवी के बगल में बैठ जाता है। तो वहीं आया उस बच्चे की लाश को अपने हाथों में लिए कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। तभी उसको प्यास लगती है और वो बच्ची को एक जगह पर रखकर पानी पीने चली जाती है। लेकिन तभी आसमान इतनी तेज गरजता है मानो कि वो अभी फट जाएगा। आसमान से एक रोशनी बाहर आती है और उस बच्ची में चली जाती है। और जब आया वापस आती है तो वो देखती है कि बच्ची खूब जोर जोर से रो रही है। अरे, ये कैसे हो सकता है? ये बच्ची तो मरी हुई पैदा हुई थी, तो जिंदा कैसे हो सकती है? जो भी है, मैं इस बच्ची को वापस नहीं लेकर जा सकती, क्योंकि मैं उन लोगों को कह चुकी हूँ कि उनकी बच्ची मर चुकी है। अगर मैं इस बच्ची को वापस लेकर गई तो लोग मेरे काम पर शक करने लगेंगे। ऐसा करती हूँ, इस बच्ची को किसी के दरवाजे पर छोड़ देती हूँ। आया उस बच्ची को हाथ में लिए एक सेठ के घर के दरवाजे पर छोड़ देती है। वो बच्ची बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसके रोने की आवाज सेठ और सेठानी की नींद को तोड़ देती है। अजी, सुनते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे दरवाजे पर कोई बच्चा रो रहा है। जाइए ना, दरवाजा खोलकर देखिए कि कौन है बाहर। अरे भाग्यवान, इतनी रात को अगर कोई बच्चा या कोई और भी हमें आवाज लगाए या दरवाजा खटखटाए तो भी हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। सेठ की बातें सुनकर सेठानी सो जाती है, लेकिन लगातार बच्चे के रोने की आवाज आती है। सेठानी को नींद नहीं आती और वो उठकर अपने घर का दरवाजा खोलकर देखती है तो वहां बाहर तेज बारिश होती हुई नजर आती है और वो अपने घर के दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची को भूख से तड़पते देखती है। सेठानी तुरंत उस बच्ची को उठा लेती है और तभी वहां सेठ भी आ जाता है। मैं आपसे कह रही थी ना कि किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। अभी जब मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो ये बच्चा भूख से तड़प रहा था। पता नहीं ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो बच्चों को पैदा कर दूसरों के दरवाजों पर छोड़ देते हैं। अरे, जब पालन पोषण की औकात ही नहीं रहती तो ना जाने लोग बच्चा ही क्यों पैदा करते हैं।
जाने दीजिए ना, वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं है, क्यों ना हम इसे अपनी बच्ची की तरह पाले। हम इसे अपने से भी ज्यादा प्यार देंगे। सेठ और सेठानी की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वो उस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी ले लेते हैं। अरे सब कुछ अच्छे से साफ कर दो और मेरी बेटी शिवानी का कमरा भी अच्छे से सजा दो। रामू काका अब तक खाना नहीं बना, आपको पता है ना, वो आती ही होगी और वो जैसे ही आएगी सीधा खाने पर झपट जाएगी। इसीलिए कह रही हूँ जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर दीजिए। अरे भाग्यवान, जरा थम जाओ, वो अपने घर ही आएगी। जब वो घर आ जाए तो आराम से उसकी सेवा पानी कर लेना, लेकिन अभी तो थको मत। अगर तुम अभी से काम करती रही तो उसके आने तक थक जाओगी। जी पूरे 19 साल बाद वो घर आ रही है। अब भला क्या मैं अपनी एक लौती औलाद के 19 साल बाद घर आने की खुशी में घर को सजा भी नहीं सकती? अच्छा बाबा, ठीक है, कर लो जो तुम्हें करना है। वैसे वो आ चुकी है, मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। इतना बोलकर सेठ अपनी गाड़ी निकालता है और अपनी बेटी को लेने के लिए स्टेशन चला जाता है, जहाँ शिवानी स्टेशन पर अपने पिता का इंतजार कर रही थी। अपने पिता को देखकर शिवानी खुश हो जाती है और उसके पांव छूकर उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठी शिवानी अपने गांव का नजारा देख रही थी। तभी उसकी नजर राम की झोपड़ी पर जाती है, जहां वो देखती है कि राम अपने घर के बाहर हाथ पैर धो रहा है। ये देखकर शिवानी सेठ से वहीं गाड़ी रुकवाती है और सीधा राम के घर जाती है। शिवानी के साथ सेठ भी जाता है और सेठ को देखकर राम बोला, अरे सेठ जी, आप यहाँ आइए, आइए अंदर आइए। सुनीता, जरा 2 गिलास पानी ला दो। राम की बात सुनकर सुनीता पानी के 2 ग्लास लाती है। एक शिवानी को देती है और दूसरा सेठ को देती है। वो दोनों ही उसके घर का पानी पीते हैं और थोड़ी देर बैठकर वहां से जाने लगते हैं। पर तभी शिवानी राम के पैर छूती है और उससे कहती है, ना जाने क्यों आपसे मिलकर मुझे बहुत अपनापन लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपसे मेरा कोई पुराना और गहरा रिश्ता है। बेटिया, अगर आज हमारी बेटी होती तो वो भी तुम्हारी ही उम्र की होती। मतलब मैं कुछ समझी नहीं राम काका। मतलब ये है बिटिया कि आज से 21 बरस पहले हमारी घरवाली को एक बच्चा हुआ था, पर वो मरा हुआ पैदा हुआ। उसके बाद से तो मानो भगवान ने हमारे घर की खुशियां ही छीन ली। ना तो हमें बच्चा हुआ और ना ही हमारी घरवाली कभी सही से मुस्कुरा पाती है। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी आप अपनी बेटी ही समझिए। मैं भी तो 21 साल की हूँ। अगर आपकी बेटी होती तो वो भी मेरी उम्र की होती। इसीलिए मुझ में आप अपनी बेटी को देख सकते हैं। शिवानी की बात सुनकर राम और सुनीता दोनों के ही चेहरों पर एक मुस्कान आ जाती है। कुछ देर के बाद शिवानी अपने घर आ जाती है और वो सिर्फ राम के बारे में ही सोचती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और सभी लोग आपस में बैठकर खाना खाते हैं। आज सेठानी भी अपनी बेटी के पास बैठकर बहुत खुश थी। वो भी अपनी बेटी को बहुत ही लाड़ प्यार करती है और उसको प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ शिवानी गांव में ही बसने का फैसला कर लेती है। ऐसे ही एक दिन शिवानी मिनी स्कर्ट पहनकर अपने बाबा सेठ के साथ राम के घर जाती है, जहां राम शिवानी की गर्दन पर एक निशान देखता है। उस निशान को देखकर राम बोलता है, शिवानी बिटिया, ये तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसा? अरे ये तो इसका बर्थ मार्क है। जब से पैदा हुई है तब से इसकी गर्दन पर निशान है। माफ करना सेठ जी, लेकिन जैसा निशान शिवानी की गर्दन पर है, ठीक वैसा ही निशान इनकी गर्दन पर भी है। इनकी तो कुछ कुछ हरकतें भी शिवानी जैसी लगती है। देखने से लगता ही नहीं कि ये आपकी बेटी है। सुनीता की बात सुनकर सेठ बेचैन हो जाता है और वहां से कोई ना कोई बहाना देकर जाने लगता है। पर सेठ अपने घर नहीं जाता। वो सीधा उसी आया के पास जाता है जो गांव में हर गर्भवती औरत की डिलीवरी करवाती थी। वो उसके पास जाता है और उससे सवाल जवाब करता है। देख आया, सच बता, तूने किसके घर की औलाद मेरे दरवाजे पर लाकर रख दी? क्योंकि इस गांव में बच्चा पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि तू है, इसीलिए सच बता। सेठ की बात सुनकर आया
उसकी सारी सच्चाई बता देती है। ये सुनते ही सेठ की आंखें नम हो जाती है। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी के पास जाता है और उसको सारी बात बता देता है। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर शिवानी को पता चल गया कि राम उसका असली पिता है तो हमारा क्या होगा? शिवानी तो उसके पास चली जाएगी। हमने उसे बहुत नाजों से पाला है। मैं उसे ऐसे खुद से अलग नहीं कर सकती। ये तो मैं नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह सच मुझे पता लगा, अगर ये सच शिवानी को पता चल गया तो वो हमें छोड़कर चली जाएगी। एक काम करते हैं, मैं आया को पैसे दे देता हूँ, वही गांव छोड़कर चली जाएगी और हम लोग शिवानी को कभी भी राम से नहीं मिलने देंगे और ना ही उसे ये सच बताएंगे। अगर उसे ये सच पता चल गया कि वो हमारी नहीं बल्कि राम की बेटी है तो वो हमें सच में छोड़ देगी। सेठ और सेठानी आपस में बातें कर रहे थे, पर वो इस बात से अनजान थे कि दरवाजे पर खड़ी शिवानी ये सब कुछ सुन रही है। आज शिवानी को जब ये पता चला कि वो उनकी असली बेटी नहीं है बल्कि उसकी असली माँ बाप तो कोई और है। उसके असली माँ बाप राम और सुनीता हैं। लेकिन शिवानी के मन में सेठ और सेठानी से दूर होने की जरा भी भावना नहीं आती और वो अपने माँ बाप के पास जाकर उन्हें समझाते हुए कहती है, माँ, पापा, आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि मैं आप लोगों को छोड़कर जाऊंगी? ये जानने के बावजूद कि मेरे माँ बाप आप नहीं बल्कि राम काका और सुनीता काकी हैं। भले ही उन दोनों ने मुझे पैदा किया हो, लेकिन पाल पोस कर मुझे आपने बड़ा किया है। इसीलिए मैं न सिर्फ उनकी बल्कि आपकी भी बेटी हूँ। शिवानी सेठ और सेठानी से बहुत प्यार करती थी, पर वो इस बात को नहीं झुठला सकती थी कि राम और सुनीता भी उसके असली माँ बाप हैं। माँ, पापा, जिस तरह आप मेरे माँ बाप हैं, ठीक उसी तरह राम और सुनीता काकी भी मेरे माँ बाबा हैं। उन्हें भी सच के बारे में पता तो चलना चाहिए ना कि मैं उनकी बेटी हूँ, क्योंकि मैं अपनी आंखों से उन्हें अपने बच्चे के लिए तड़पते हुए देख चुकी हूँ। नहीं शिवानी, मैं तुझे वहाँ नहीं जाने दूंगी। अगर तू वहाँ चली गई तो तू वापस लौटकर कभी नहीं आएगी। मैं जानती हूँ उन दोनों को। जब ये बात उन दोनों को पता चलेगी कि तू उनकी बेटी है तो वो तुझे मेरे पास कभी नहीं आने देंगे। माँ, ऐसा क्यों सोचती हो? मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन वो भी तो मेरे माँ बाप हैं। उन्हें भी तो अपनी बेटी को देखने का पूरा हक है। इसीलिए उन्हें भी ये बात पता होनी चाहिए कि मैं उनकी बेटी हूँ। प्लीज ना, मुझे मत रोकिए। मैं उन्हें सच बताने के लिए जाना चाहती हूँ। इतना बोलकर शिवानी अपने घर का जैसे ही दरवाजा खोलती है, तभी उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला उसे नजर आता है और थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। शिवानी को बेहोश होकर नीचे गिरता देखकर सेठ और सेठानी काफी घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो तुरंत उसे अस्पताल ले जाते हैं। साथ ही सेठ रामलाल और उसकी पत्नी को भी हॉस्पिटल बुला लेता है। वो उन्हें ये खबर दे देता है कि शिवानी की अचानक तबीयत खराब हो गई है और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई है। भले ही राम और सुनीता को ये नहीं पता था कि शिवानी उनकी बेटी है, लेकिन जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है कि शिवानी बेहोश होकर नीचे गिर गई है, वो तुरंत अस्पताल पहुंच जाते हैं। सेठ जी, अचानक से शिवानी को क्या हो गया? कल तक तो वो अच्छी खासी थी, लेकिन एकदम से उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? पता नहीं राम, अब डॉक्टर आएंगे तभी कुछ हो सकता है। सेठ के बोलते ही डॉक्टर बाहर आता है और उन्हें बताता है, सेठ जी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। शिवानी बिल्कुल ठीक है, लेकिन शिवानी प्रेग्नेंट है। आप लोगों को उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा और तो और उन्हें किसी चीज की टेंशन नहीं देना। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और ये जानकर कि शिवानी प्रेग्नेंट है, सब लोग चौंक जाते हैं। चंदा सुबह सुबह कपड़े धो रही होती है, तभी चंदा की सौतेली माँ डुमरी चंदा को और भी कपड़े लाकर देते हुए कहती है, सिर्फ खाने में तेरे हाथ चलते हैं, वैसे तुझसे कोई काम नहीं होता है। चल जल्दी जल्दी हाथ चला ताकि तुझे और भी काम दूं। बस मुफ्त की रोटी तोड़ने आती है। तुम चंदा को इतना काम क्यों देती हो? राखी से भी घर का काम करवाया करो। क्यों ना करवाऊं इस बिन माँ की बेटी से काम? और मेरी फूल सी बेटी की अभी उम्र ही क्या है, बस 20 साल की तो है अभी, और ये करमजली पूरे 22 साल की हो चुकी है। माँ, मुझे भूख लगी है,
कब तक खाना बनेगा? अरे ओ महारानी, सुन भी रही है? मेरी राखी को भूख लगी है जोरों की। कपड़े धुल जाएं तो आकर खाना भी बना लियो। जी माँ जी, जैसा आप कहें। ये करके मैं वो भी करती हूँ। डुमरी और राखी इतना कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और ये देख केशव परेशान हो जाता है और अपनी बेटी चंदा के पास जाता है जो कि कपड़े धो रही थी। चंदा बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं ही तेरा गुनाहगार हूँ। मैंने तो सोचा था कि तेरी माँ के जाने के बाद डुमरी तुझे तेरी माँ की तरह प्यार देगी, लेकिन मैं शायद भूल गया, सौतेली तो आखिर सौतेली ही होती है और आज तक डुमरी ने बस तुझ पर अत्याचार ही किए हैं। नहीं पिताजी, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। आपने तो ये सब मेरे लिए ही किया था ना, लेकिन मैं ही अभागी हूँ जो मेरी किस्मत में माँ का प्यार लिखा ही नहीं है। चंदा और केशव बात कर ही रहे होते हैं, तभी कमरे में डुमरी की आवाज आती है। तुम दोनों बाप बेटी मेरी और मेरी फूल सी बेटी की बुराई कर लो तो घर के काम भी हैं, उसका भी सोच लेना। और चंदा, अगर आज काम नहीं हुआ समय पर तो पूरे दिन तुझे भूखे रखूंगी। डुमरी चंदा से नौकरानी की तरह काम करवाया करती थी और तब भी उसे कई बार तो पूरा पूरा दिन भूखा रखा करती थी। ये देख डुमरी की पड़ोसन खुद से कहती है, बेचारी चंदा की फूटी किस्मत। जब से इसकी सौतेली माँ आई है तब से बेचारी का बचपन तो छिन गया था। अब जवानी में ये औरत इसे नौकरानी की तरह काम करवाती है। भगवान, बेचारी को अच्छा घर परिवार ससुराल दे। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और एक रोज डुमरी अपनी बेटी राखी के साथ बाजार से आ रही होती है। तभी राखी अपनी माँ को कहती है, माँ, वो देखो, ये चंदा ही है ना? और वो लड़का कौन है जो चंदा का बार बार हाथ पकड़ रहा है? अरे वो करमजली तुझे कहाँ दिख गई? अरे हाँ, ये कौन है? कहीं इसके साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है? अगर ऐसा है तो आज मैं इसकी टांग तोड़ दूंगी। माँ, मैंने इसे अपने घर के आसपास भी घूमते देखा है और अब तो मेरा शक भी यकीन में बदल गया है। चंदा का इसके साथ चक्कर चल रहा है। अभी यहाँ रोड पर तो मैं तमाशा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आज इसे घर आने दे। जिन दो पैरों से ये इससे अपना मुंह काला करवाने आई है, वही दोनों पैर मैं आज इसके तोड़ डालूंगी। अब राखी और डुमरी केशव के कान भरकर चंदा के आने का इंतजार करने लगते हैं। चंदा जैसे ही घर आती है, डुमरी चंदा का बाल पकड़कर उसे दरवाजे से खींचकर घर के अंदर लाती है। अरे माँ, ये अब क्या कर रही है? माँ नहीं, मेरा बाल छोड़ो। आप ये क्या कर रही है माँ? आप सुन तो रही हो ना? माँ, मुझे दर्द हो रहा है। करमजली अभागी, तू इस घर का नाम मिट्टी में मिलाना चाहती है? कौन है वो जिससे तू चिपक चिपक कर बातें कर रही थी? वो माँ, वो मैं आपको बताने ही वाली थी। मैंने कमल के बारे में पिताजी को बताया था। पिताजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वो क्या बोलेगा? दोनों बाप बेटी ने मिलकर इस घर का नाम मिट्टी में मिलाने का जो फैसला ले रखा है। अरे तुम दोनों चाहते क्या हो? डुमरी चंदा को खूब मारती है और खाना भी नहीं देती। केशव भी चंदा को नहीं बचाता क्योंकि उसे भी अपने घर की इज्जत प्यारी थी। इस वाक़ये के बाद ही डुमरी चंदा के लिए लड़का देखना शुरू कर देती है। तुम इसकी 10 दिन के अंदर शादी करोगे, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इसे तुम किसी दूध वाले के हाथों में या फिर किसी कबाड़ी, अखबार या दलाल के हाथ बेच दो, लेकिन ये लड़की 10 दिन के अंदर यहाँ से जानी चाहिए। मैं देख रहा हूँ इसके लिए लड़का। अब तुम शांत हो जाओ और मुझे भी शांत रहने दो। वो तो अच्छा हुआ मैंने इसे देख लिया, वरना इसने तो इस घर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा है। चंदा के पिता केशव अब अपने दोस्त के जान पहचान के बताए लड़के से चंदा की शादी मंदिर में करवा देते हैं। चंदा तो गम की मारी अपनी जिंदगी काट रही थी,
लेकिन चंदा जैसे ही अपने ससुराल जाती है, उसके ससुराल में चंदा के पैर रखते ही कई सारी अच्छी खबर आती है। अरे बहू, तू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। क्या बात है, तूने तो घर में कदम रखते ही इस घर को स्वर्ग बना दिया। हाँ चंदा, तुम्हें पता है, जैसे ही तुम्हारा गृह प्रवेश हुआ है वैसे ही एक के बाद एक अच्छी खबर मिली है। हाँ बहू, तू यहाँ बैठ। आज ही शाम में हम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। देख, मैं तुझे बताती हूँ। जैसे ही तू इस घर में आई, तभी हमारे सालों से चल रही तेरे चाचा ससुर जमीन का केस हार गए और हमें ये न्यूज़ मिली। और मेरे नितिन को सरकारी नौकरी का लेटर भी आया। और तेरे ससुर का जो सालों से पैसा अटका था, वो भी कल ही मिला है उन्हें। अब हम शाम तक ये किराए का घर छोड़कर अपने बड़े से घर में जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी, मुझे भी अच्छा लगा सुनकर। चंदा जैसे ही अपने ससुराल जाती है, उसके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां नजर आने लगती है, क्योंकि चंदा के सर से तो उसकी माँ का हाथ बचपन में ही उठ चुका था। लेकिन अपने ससुराल में उसे अपनी सास सुजाता से उसे माँ वाला प्यार मिल रहा था। और अब ऐसे ही काफी समय बीत जाते हैं। एक रोज केशव चंदा के घर आता है और वो चंदा का हवेली जैसा घर देखकर बहुत खुश होता है। और चंदा की सास भी केशव को कहती है, आपने तो हमारे घर बहू नहीं साक्षात लक्ष्मी दी है, लक्ष्मी। इसके घर में पैर रखते ही देखिए हम क्या थे और क्या हो गए। मुझे तो पहले ही पता था, मेरी बेटी के अच्छे कर्म हैं। जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी, स्वर्ग। ये राखी की शादी का कार्ड है, हम सब जरूर आएंगे पापा जी। केशव अपनी बेटी को खुश देख बहुत खुश था और वो जब अपने घर आता है तो अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता। दे आए महारानी को शादी का कार्ड। मैंने तो मना किया था कि कोई जरूरत नहीं है उसे राखी की शादी में बुलाने की, वो उस लायक ही नहीं है। लेकिन नहीं, आपको तो अपनी लाडली को बुलाना है। अब तुम चाहे उसे कितना भी कोस लो डुमरी, अब मेरी बेटी जहाँ भी है बहुत खुश है और अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर आगे बढ़ रही है। अब ऐसे ही कुछ समय बाद शादी वाले दिन शादी की सभी तैयारियों के बीच लड़के वाले राखी से शादी करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें और भी दहेज में पैसे चाहिए थे। ये सुन डुमरी लड़के वालों के सामने हाथ जोड़े खड़ी होती है। बगल में केशव भी होता है। हमने तो आपको पहले ही 1 लाख रुपया दिया है, एक महंगी गाड़ी भी दी और अपनी बेटी भी दे रहे हैं, और अब भी आप और पैसे मांग रहे हैं। हम गरीब लोग कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे 1 लाख रुपए और चाहिए, साथ में सोने की चेन, वरना ये शादी नहीं हो सकती। उठो बेटा मंडप से। डुमरी लड़के वालों के सामने गिड़गिड़ा ही रही होती है, तभी एक बड़ी सी गाड़ी डुमरी और केशव के दरवाजे पर आकर रुकती है। कार देख डुमरी के मुंह से निकल जाता है, अब ये कौन आया? कहीं भगवान ने मेरी सुन तो नहीं ली और मेरी मदद को कोई फरिश्ता भेज दिया। जरूर चंदा बेटी आई होगी और दामाद जी। हाँ, क्यों नहीं, वो भिखारन कार में होगी। तुम भी बिना पिए कैसे सपने देखते हो? अब जैसे ही नितिन के साथ चंदा महंगी गाड़ी से महंगी साड़ी ज्वेलरी पहने निकलती है, डुमरी की तो आंखें ही चमक जाती है। आसपास के खड़े लोग भी चंदा को देख हैरान थे। तभी चंदा आते ही अपने गले में पहना हार उतारकर दूल्हे को पहना देती है। क्या मांग है तुम्हारी? 1 लाख रुपए और सोने की चेन? वो छोड़ो, ये लो पूरे 10 लाख का हार है ये, और चुपचाप शादी करो। अगर अब कुछ भी बोलने की कोशिश की तो पुलिस को बाद में बुलाऊंगी। पहले यहाँ जितना खर्चा और बेइज्जती हुई है उसे पहले वसूल लूंगी। चंदा बेटा, कौन सी लॉटरी लगी है तेरी? लंबी गाड़ी, नौकर चाकर, तू तो एकदम बदल गई। जब डुमरी को सब कुछ पता चलता है तो उसे बहुत पछतावा होता है, क्योंकि डुमरी की बेटी राखी की शादी आज चंदा की वजह से हुई, वरना लड़के वालों ने तो दहेज के चक्कर में डुमरी की बेटी राखी से शादी करने से साफ इनकार कर दिया था।